गूंज एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारत श्रीलंका संबंध और चीन के बारे में बताऊंगा। मेरा मानना है कि इंटरनेशनल रिलेशन से बीपीएससी मेंस में जो सवाल पूछा जाएगा उसमें भारत श्रीलंका संबंध और चीन पर सवाल आ सकता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि भारत और श्रीलंका संबंध को दर्शाइए। लेकिन मुझे ये लगा कि बिना चीन का चर्चा किए भारत श्रीलंका संबंध को हम नहीं जान सकते। यह लेख थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। चूँकि आजकल के बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, उनको भारत श्रीलंका की कहानियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, बस मेरा ये मानना है कि आपको भारत को जानना चाहिए और किसी भी चीज़ को गहराई से जानना चाहिए। तो कहानी सुनाते हैं लिट्टे की। आप सभी जानते होंगे श्रीलंका में एक खूंखार आतंकवादी था लिट्टे का, जो भारतीय मूल का था। उसका नाम था प्रभाकरन। वो वहाँ के जाफना प्रायद्वीप में, जाफना एक क्षेत्र है, वहाँ पर वो तमिलों का हितैषी बनकर रहता था। फिर धीरे धीरे उसने एक बड़ी ताकत बटोर ली और वो एक दिन श्रीलंका को टक्कर देने लगा और वहाँ पर वो एक अलग देश की मांग कर रहा था। प्रभाकरन और श्रीलंका सेना में टकराव होता था कई बार, और जिस समय प्रभाकरन अपने चरम पर था उसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी। 1986 या 87 की बात है। श्रीलंकाई सेना और सिंहली लोगों, जो तमिल लोग हैं, उनके बीच में लड़ाई बढ़ गई लिट्टे की वजह से। श्रीलंकाई सेना ने जाफना पर हमला कर दिया और काफ़ी लोगों को, तमिल लोगों को मारा। भारत ने इसके खिलाफ प्रतिक्रिया की और हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस समय जल्दीबाजी में ऑपरेशन पवन चलाया तमिल लोगों को बचाने के लिए। और जब भारतीय सेना श्रीलंका में घुसने लगी तो श्रीलंका की नौसेना ने भारतीय सेना को घुसने नहीं दिया। उसके बाद श्री राजीव गांधी ने भारतीय सेना को वायुसेना के माध्यम से श्रीलंका में भेजा और उन्होंने कहा कि अगर हमारे वायुसेना पर हमला हुआ तो ये हमला भारत के खिलाफ हमला माना जाएगा। और इस तरीके से श्रीलंकाई सेना पीछे हट गई और फिर भारतीय वायुसेना जाफना में दाखिल हुई और उसके बाद श्रीलंका सेना और तमिल लोगों में सबके बीच में एक सहमति बनी और 29 जुलाई 1987 को एक संधि हुई और 30 जुलाई 1987 को राजीव गांधी पर वहाँ की एक सेना ने सैन्य निरीक्षण के दौरान हमला भी किया। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, वहाँ का एक प्रधानमंत्री था प्रेमदासा। वो बहुत चालाक था। उसने क्या किया, शुरुआती दौर में तो भारतीय सेना को वो सहयोग देता रहा, लेकिन वो क्या हुआ, अचानक से अपनी सेना को पीछे हटा लिया और तमिल यानी लिट्टे और भारतीय सेना जो शांति सैनिक के रूप में वहाँ पर गए थे, आपस में भिड़ गए। लगभग 1200 हमारे सैनिक मारे गए। इससे जो लिट्टे का प्रभाकरन था वो हमारे खिलाफ हो गया और अंततः हमें अपने शांति सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा। लेकिन तब तक प्रभाकरन ने हमारे प्रधानमंत्री को मारने का सोच लिया था और 21 मई 1991 को उसने हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पेरम्बदूर में एक रैली में हत्या कर दी बम विस्फोट के दौरान। इस कहानी को आप जानते होंगे।
लिट्टे ने उस प्रेमदासा को भी मारा जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, और भारत श्रीलंका संबंध में वहीं से खटास आना शुरू हुआ। फिर ऐसा हुआ कि वहाँ 2005 में एक व्यक्ति महिंदा राजपक्षे वहाँ का राष्ट्रपति बना। जब दूसरी बार वो चुना गया तो वो चीन से अपना संबंध बढ़ाया और उसने लिट्टे को पूरी तरीके से ख़त्म करने का निर्णय किया, और उसने प्रभाकरन और लिट्टे को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। उस दौरान भारत में कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय जब लिट्टे को ख़त्म किया जा रहा था तो मेरा जो अपना मन है वो लिट्टे के साथ तो नहीं था, लेकिन उन तमिलों के साथ था जो इस युद्ध के दौरान मारे जा रहे थे। और हजारों नहीं, मेरा मानना है लाखों तमिल निर्दोष उस युद्ध में मारे गए, और उस समय की तत्कालीन भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि लिट्टे ने हमारे ही प्रधानमंत्री की हत्या कर दी थी जो उनकी मदद करने वहाँ पर गया हुआ था। दूसरी तरफ अगर भारत सरकार हस्तक्षेप करती उस दौरान तो ये माना जाता कि वापस उस आतंकवादी प्रभाकरन की मदद कर रही है। भारत सरकार भी मुझे लगता है पेशो पेश में थी कि क्या करें, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग छटपटा के रह गए। श्रीलंकाई सेना ने प्रभाकरन को मारा, उसके छोटे बच्चे को भी मारा, जो कि गलत था, और अमेरिका ने बड़ी निंदा की, और अमेरिका में एक बिल भी पास, विधेयक पेश हुआ कि श्रीलंकाई सेना ने निरसंस क्या बोले, माने जो युद्ध में शामिल नहीं थे और सामान्य लोगों की भी हत्या की है। लेकिन भारत सरकार ने यूएनओ में वो वोटिंग नहीं किया, भारत सरकार वोटिंग से दूर रहा। तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि इसमें क्या किया जा सकता है, सरकार ने किस तरीके से सोचा। लेकिन मैंने आपको एक कहानी बताया है, इस कहानी को आप जानने का कोशिश करिएगा। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि भारत में या पूरी दुनिया में जो पहला मानव बम बना वो लिट्टे ने बनाया था। चलिए अब भारत श्रीलंका संबंध और चीन पर चर्चा करते हैं। कहानी बताना ज़रूरी था, क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वो सिर्फ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भारत को जानते हैं। पिछले 15 सालों से भारत और चीन दोनों श्रीलंका को अपने कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों में तरजीह देते आए हैं। इसकी इकलौती वजह हिंद महासागर में श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति है, जो रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध व्यापार के अलावा समुद्री सीमा में सामरिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है। हालांकि आम धारणा के मुताबिक चीन ने श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाकर भारत को कहीं पीछे छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका के मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक संकट ने भारत के साथ उसके कूटनीतिक संबंधों को नया जीवन दे दिया है। श्रीलंका इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। 1948 में ब्रिटेन से आज़ादी के बाद यह श्रीलंका का सबसे गंभीर आर्थिक संकट माना जा रहा है। रोज़मर्रा की ज़रूरत के सामानों के दाम आसमान पर हैं, खाने पीने के सामान का संकट और ईंधन भी आसानी से नहीं मिल रहा है। इन सब के चलते श्रीलंका के आम लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को अपने समर्थकों और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच भड़की हिंसा के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि स्थिति बेहतर होने से पहले और ज़्यादा खराब होंगी। उन्होंने भारत सहित दुनिया के दूसरे देशों से वित्तीय मदद मांगी थी। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि अब रानिल विक्रमसिंघे जो हैं अब वहां के राष्ट्रपति बन चुके हैं और वहां के प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने। भारत सबसे बड़ा मददगार
भारत कभी श्रीलंका को बहुत ज़्यादा वित्तीय लोन देने वाला देश नहीं रहा है। वहीं दूसरी ओर 2019 के अंत तक श्रीलंका के कुल विदेशी कर्जे का 10% से ज़्यादा हिस्सा अकेले चीन का था। 2021 की शुरुआत में आर्थिक संकट गहराने पर श्रीलंकाई सरकार ने विदेशी मुद्रा की कमी से निपटने के लिए चीन के साथ 148 मिलियन डॉलर के मुद्रा बदलने की सुविधा हासिल की थी। लेकिन इन दिनों श्रीलंका की सबसे ज़्यादा मदद करने वाले देश के तौर पर भारत उभरा है। श्रीलंका पर करीब 51 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज है। इस साल इस कर्जे के लिए उन्हें कम से कम 7 अरब डॉलर का भुगतान करना होगा और यही रकम आने वाले कुछ सालों में उन्हें हर साल चुकानी है। रोज़मर्रा की ज़रूरत में शामिल पेट्रोलियम ईंधन मंगाने के लिए श्रीलंका को तत्काल 3 अरब डॉलर की ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को 60 करोड़ डॉलर लोन देने पर सहमति जताई है, जबकि भारत ने 1.9 अरब डॉलर की मदद देने का वादा किया है और माना जा रहा है कि 1.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त मदद भी करेगा। इसके अलावा भारत सरकार ने श्रीलंका को 65,000 टन खाद और 4 लाख टन ईंधन भेजा है। इसके अलावा और भी ईंधन भेजे जाने की संभावना है। साथ में श्रीलंका को मेडिकल सहायता भेजने का भी भारत ने भरोसा दिलाया है। इसके बदले में भारत ने श्रीलंका के ट्रिंकोमाली तेल क्षेत्र तक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पहुंच को सुनिश्चित करने वाला समझौता किया है। ट्रिंकोमाली के पास भारत 100 मिलियन वाट उत्पादन क्षमता वाले पावर प्लांट विकसित करने की योजना बना रहा है। वहीं कोलंबो स्थित राजनीतिक विश्लेषक वी रत्न सिंघम कहते हैं, अपनी मुश्किलों के लिए हमें भारत को कोई दोष नहीं देना चाहिए। हमें भारत से आज भी सस्ता प्याज मिल रहा है और हमें संकट के समय में वे लोन दे रहे हैं। यह श्रीलंका सरकार की विफलता है कि हमारे यहाँ प्याज 3 गुना में मिल रहा है। पूर्व क्रिकेटर और तब श्रीलंका के कैबिनेट मंत्री रहे अर्जुन रानातुंगा एक वाकया याद करते हैं। उन्होंने बताया, 2015 में मेरे पास पेट्रोलियम मंत्रालय भी था और नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी। जाफना एयरपोर्ट निर्माण में हमें पैसों की कमी हो रही थी। मैं मदद के लिए दिल्ली गया। भारतीय सरकार ने हमें सस्ते दर पर लोन दिया और बाद में उसे भी अनुदान में बदल दिया। एक पड़ोसी से आप और क्या चाहते हैं। श्रीलंका में साल 2022 की शुरुआत से ही भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे और अब जुलाई में ये प्रदर्शन इतने उग्र हो गए कि गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना तो पड़ा ही, उन्हें राष्ट्रपति पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। श्रीलंका में जिस समय लोग गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ नारे लगा रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय कुछ नारे भारत विरोधी भी सुनाई दिए। भारत के खिलाफ भी कुछ लोग नारे लगाते दिखे। लोग कुछ इस तरह के नारे लगा रहे थे, भारत और अमेरिका के हाथों देश को मत बेचो, श्रीलंका भारत का कोई दूसरा राज्य नहीं, भारत श्रीलंका की स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाओ। ऐसे और उसी तरह के दूसरे कई नारे और बयान श्रीलंकाई प्रदर्शन के दौरान सुनने और पढ़ने को मिले। लेकिन ऐसे में जबकि इस तरह की भारत विरोधी भावनाएं अभी भी मौजूद हैं, श्रीलंका के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, खास तौर पर ऐसे समय में जबकि श्रीलंका ऐतिहासिक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका कुछ अहम तथ्य, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। भारत का पड़ोसी देश जो 1948 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ 20 लाख है। सिंहला आबादी बहुसंख्यक है, तमिल और मुस्लिम अल्पसंख्यक। राजपक्षे परिवार के कई भाई पिछले कई वर्षों से सत्ता में रहे। 1983 में तमिल विद्रोही संगठन एलटीटीई और सरकार के बीच गृह युद्ध छिड़ा। 2005 में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे राष्ट्रपति चुनाव में विजयी रहे। यहाँ पर यह लाइन गलत लिखा गया है, क्योंकि लाइन गलत नहीं है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। अभी जो श्रीलंका में जो सरकार ने का तख्ता पलट हुआ है, मानी इस रूप में कि जनता उग्र हो गई, उस समय महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री थे और उनके बड़े भाई गोटाबाया राष्ट्रपति थे। लेकिन
यही जो 2005 में अगर कहें तो यही राजपक्षे राष्ट्रपति थे और वो राष्ट्रपति बनकर आए थे। 2009 में एलटीटी के साथ लंबा युद्ध समाप्त हुआ, तमिल विद्रोही हारे, महिंदा राजपक्षे नायक बनकर उभरे। तब गोटाबाया राजपक्षे रक्षा मंत्री थे जो 2019 में राष्ट्रपति बने। वे महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई हैं। 2022 में कई महीनों के जबरदस्त विरोध के बाद पहले महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद से और फिर गोटाबाया ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। रानिल विक्रमसिंघे पहले प्रधानमंत्री और अब राष्ट्रपति बनाए गए। वो 2024 तक पद पर रहेंगे। श्रीलंका में राष्ट्रपति देश, सरकार और सेना प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री संसद में सत्ताधारी दल का प्रमुख होता है, मगर कई विधायी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। अभी जो मैंने नाम लिया रानिल विक्रमसिंघे का, मैं आपको बता रहा हूँ, जब प्रेमदासा को लिट्टे ने मारा था उसके बाद चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे जीत कर आए थे और रानिल विक्रमसिंघे हमेशा से भारत के पक्ष में रहे हैं। मैं उनको अच्छा आदमी मानता हूँ और रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका को बहुत उद्धार किया। लेकिन वहाँ भी राष्ट्रवाद का एक उन्मादी लहर आया और रानिल विक्रमसिंघे की पार्टी चुनाव हार गई और मात्र एक सीट जीत कर आई। लेकिन जब श्रीलंका में 2022 वाला संकट आया तो सारे लोगों ने मिलकर रानिल विक्रमसिंघे को वापस प्रधानमंत्री बनाया और फिर इस बीच में थोड़ी सी स्थिति बदली और फिर से वहाँ राष्ट्रपति चुनाव हुआ और रानिल विक्रमसिंघे वहाँ के राष्ट्रपति बनकर आए हैं। आप ये मान के चलिए कि जब तक ये रहेंगे भारत श्रीलंका के संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। और हाँ, इतने उन्मादी मत हो जाया करिए कि पहले से चुनी हुई सरकार में कमियां खोजने लगिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करिए। बीते कुछ सालों में श्रीलंका कर्ज के बोझ तले दब चुका है। कर्ज इस कदर बढ़ चुका है कि अब श्रीलंका को खाद्य सामग्री, ईंधन और दवा जैसी दूसरी जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। श्रीलंका के लोग इस संकट की स्थिति के लिए राजपक्षे परिवार को और ख़ास तौर पर पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को जिम्मेदार ठहराया था। उन पर दबाव इस कदर बढ़ गया कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। नए नहीं है भारत विरोधी प्रदर्शन। एक और जहां श्रीलंका के संदर्भ में बहुत से लोग भारत को बड़े भाई वाली भूमिका में देखते हैं, वहीं एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो श्रीलंका के मामले में भारत की भूमिका पर संदेह करते हैं। पिछले कुछ सालों में सिंघला राष्ट्रवादियों और वामपंथी दलों ने कई बार भारत विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व किया है, लेकिन मौजूदा समय में जबकि श्रीलंका बीते कुछ महीनों से ऐतिहासिक रूप से संकट से घिरा, तो उसने भारत का रुख किया और इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि भारत की सरकार ने श्रीलंका की वित्तीय सहायता की। श्रीलंका संकट से क्या सीख सकता है भारत? जानकारों का कहना है कि श्रीलंका जिस तरह वित्तीय सहायता की आवश्यकता से जूझ रहा है, वैसे में 22 मिलियन आबादी वाले इस द्वीपीय राष्ट्र की सहायता करके भारत ने अपने प्रभुत्व को दोबारा से हासिल करने में कामयाबी पाई है। वो भी तब जब 15 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर्ज देकर और वित्तीय सहायता देकर चीन ने श्रीलंका में अपनी पैठ बनाई है। श्रीलंका में मुख्य विपक्षी दल के नेता सजित प्रेमदासा ने बताया, जिस तरह की परिस्थितियों से श्रीलंका भी जूझ रहा है, ऐसे में भारत ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम एक देश के रूप में बड़े संकट से जूझ रहे हैं और भारत ने आगे आकर हमारी सहायता की है। भारत और श्रीलंका बेहद घनिष्ठ सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक रिश्ते साझा करते हैं। दोनों देशों के ये रिश्ते सदियों से हैं। दिल्ली कोलंबो के लिए एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार रहा है। श्रीलंका भारत से कई उत्पादों, खासतौर पर खाद्य पदार्थों का आयात करता है। इसके अलावा श्रीलंका की अल्पसंख्यक तमिल आबादी का तमिलनाडु के लोगों के साथ करीबी सांस्कृतिक संबंध है। और अभी जो मूवी आई है PS1 पोन्नियिन सेल्वन 1, उसमें आपने देखा होगा कि पोन्नियिन सेल्वन श्रीलंका पर हमला करने जाता है और पोन्नियिन सेल्वन वही है
जो आदित्य करिकाल की जिसने भूमिका निभाई है, उनका छोटा भाई की भूमिका में है पोनियन सेल्वन। और वही आदित्य प्रथम नाम के शासक बनते हैं, जो अभी आदित्य करिकाल हैं। उस समय से श्रीलंका को जीतने का प्रयास हो रहा था और आगे चलकर आदित्य प्रथम के बाद परांतक प्रथम आए, परांतक प्रथम के बाद राज प्रथम आए, फिर राजेंद्र प्रथम आए। तो राज प्रथम ने अंततः श्रीलंका पर विजय पाई और वहाँ पर उन्होंने अनुराधापुर बसाया। और फिर राजेंद्र प्रथम ने भी अपने समय में वहाँ पर प्रभुत्व बनाए रखा। फिर आपने एक, चूँकि वो फिल्म है, वो फिल्म अंततः उसी समय से भारतीय तमिल लोग श्रीलंका में बस गए, जो आज एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। दरअसल भारत की मदद को श्रीलंका और चीन के आपसी संबंधों के चलते संदेह से देखा जा रहा है। 2005 में महिंदा राजपक्षे के श्रीलंकाई राष्ट्रपति बनने के बाद श्रीलंका का झुकाव चीन की तरफ बढ़ा और घरेलू आर्थिक विकास के लिए उन्हें चीन कहीं ज़्यादा विश्वसनीय साझेदार लगा। महिंदा राजपक्षे की सरकार के कारण कोलंबो भारतीय प्रभाव से दूर जाता गया, यानी होता गया। उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान चीन के साथ श्रीलंका के कई अहम समझौते हुए। इसके बाद से श्रीलंका की अधिकांश विकास योजनाओं का कॉन्ट्रैक्ट चीन को मिला, जिसमें सैकड़ों बिलियन डॉलर की लागत वाले हम्बनटोटा पोर्ट और कोलंबो गाले एक्सप्रेसवे शामिल हैं। 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोलंबो का दौरा किया और इसे तब भारत के लिए स्पष्ट कूटनीतिक संकेत माना गया था। चीन पर उठ रहे सवाल। इन दिनों हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था का बोझ माना जा रहा है। इसके अलावा दूसरी महंगी परियोजनाओं के चलते भी श्रीलंका पर चीन का कर्जा बढ़ रहा है। कोलंबो गोल्फ फेस ग्रीन इलाके में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल लोगों को लगता है कि देश की मौजूदा स्थिति के लिए ये परियोजनाएं जिम्मेदार हैं। फिलहाल श्रीलंका पर चीन का $6.5 अरब का कर्ज है, जिसे नए सिरे से व्यवस्थित करने को लेकर दोनों देशों में बातचीत चल रही है। आंकड़े बताते हैं कि चीन ने अब तक श्रीलंका को $5 अरब से अधिक का ऋण दिया है, जो कि श्रीलंका के कुल विदेशी ऋण का लगभग 10% है। चीन से आए पैसों का कोई हिसाब नहीं था। श्रीलंका चीन के कर्जे को चुकाने में डिफ़ॉल्टर बना और अब भारत से सारी आपूर्ति आ रही है। तो सवाल यही है कि श्रीलंका को किस पर भरोसा करना चाहिए, चीन पर या भारत पर। चीन ने पहले श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए उसकी मुद्रा को युआन के साथ अदला बदली करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से श्रीलंका के मदद मांगने पर नाराजगी जताई थी। अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि श्रीलंका को कूटनीति से काम लेना चाहिए। भारत में श्रीलंका के पूर्व राजदूत रहे ऑस्टिन फर्नांडो ने द आइलैंड न्यूज़पेपर में लिखा है, क्या श्रीलंका को चीन से टकराव मोल लेना चाहिए? हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर दूसरी समस्याएं उठ सकती हैं। हमें रिश्तों में संतुलन बनाना होगा। भारत की कोशिशों की वजह। श्रीलंका में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत पूरी कोशिश कर रहा है। शी जिनपिंग के श्रीलंका दौरे के बाद अगले ही साल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल श्रीलंका का दौरा किया, बल्कि श्रीलंकाई संसद में बोलते हुए दावा किया कि भारत और श्रीलंका आपस में सबसे अच्छे दोस्त हैं। क्या भारत और चीन श्रीलंका का साथ देने के लिए मिलाएंगे हाथ? लेकिन ऐसे समय में जबकि श्रीलंका को अतिरिक्त ऋण की जरूरत है, बीजिंग की ओर से अभी तक किसी भी तरह की मदद का आश्वासन नहीं दिया गया है। श्रीलंका ईंधन की कमी से जूझ रहा है और देश में खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में उसे अतिरिक्त ऋण की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर भारत ने श्रीलंका को करीब $3.5 बिलियन की क्रेडिट और करेंसी स्वैप सहायता दी है। यह $3.5 बिलियन याद रखिएगा। बीते कुछ महीनों में क्रेडिट लाइन के स्तर पर भारत ने श्रीलंका को ईंधन, खाद्य और जरूरी चीज़ों के कई शिपमेंट्स भेजे हैं। दिल्ली की ओर से दी गई सहायता के अतिरिक्त भारत की तमिलनाडु राज्य सरकार ने भी श्रीलंका को खाद्य पदार्थों और दवाइयों की शिपमेंट्स सहायता के तौर पर भेजी है। इसके अलावा तमिलनाडु के विभिन्न राजनीतिक दलों ने केंद्र से
श्रीलंका की मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए सर्वदलीय मीटिंग करने का आग्रह किया था। धारणा में आया है बदलाव। जानकारों का कहना है कि भारत की ओर से दी गई अरबों डॉलर की वित्तीय सहायता से श्रीलंकाई लोगों के बीच सार्वजनिक धारणा में बदलाव आया है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एक कर्मचारी टायरोन सेबेस्टियन का कहना है, भारत ने हमें ईंधन और खाद्य पदार्थ भेजकर समय पर सहायता दी है। अगर भारत श्रीलंका की सहायता नहीं करता तो देश के लिए हालात और अधिक बुरे होते। सामाजिक कार्यकर्ता मेलानी गुनाथिल्के का कहना है कि भारत के समर्थन के लिए वे आभारी हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि श्रीलंका की मदद करने के भारत के फैसले का अपना रणनीतिक महत्व भी है, जो भारत के लिए उसके पड़ोसी देश के संदर्भ में फ़ायदा देने वाला है। भारत ने जब प्रारंभिक क्रेडिट लाइन की घोषणा की थी, उसके बाद दोनों देश उत्तर पूर्वी ट्रिंकोमाली बंदरगाह में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित 61 विशाल तेल टैंकों को संयुक्त संचालन के साथ आए थे। 30 से अधिक वर्षों से भारत ब्रिटिश की सुविधा का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। इसकी मदद से भारत तेल के भंडारण में सक्षम हो पाएगा। इसी तरह सितंबर महीने में भारत का अडानी समूह को रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले कोलंबो बंदरगाह पर पश्चिमी कंटेनर टर्मिनल बनाने और उसका संचालन करने के अनुबंध में बड़ी सदस्यता दी गई। श्रीलंका में भारत की बढ़ती मौजूदगी को कई लोग संदेह से देख रहे हैं। फ्रंटलाइन सोशलिस्ट पार्टी के पाबुदा जायागोदा ने बताया, पिछले 1-1.5 साल से श्रीलंका में संकट की स्थिति है और हमारा मानना है कि भारत इसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। ये ठीक है कि आर्थिक मदद कर रहा है, कुछ दवाइयाँ और खाद्य सामग्री मिली है, लेकिन भारत हमारा दोस्त है। उनका छिपा हुआ राजनीतिक एजेंडा है। नेशनल पीपल्स पावर अलायंस की सांसद हरिणी अमर सूर्या ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश अपने लिए कुछ मांगे बिना या लाभ देखे बिना हमारी मदद करेगा। यह बिल्कुल साफ सी बात है कि भारत अपने हितों को तो देखेगा ही। अमर सूर्या कहती हैं, भारत की तरह श्रीलंका को भी अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों और उनके अधिकारों की मांग का सवाल भी भारत के साथ श्रीलंका की कूटनीतिक बातचीत को प्रभावित करता रहेगा। भारत श्रीलंका के बीच खटास। 1980 के दशक में कई श्रीलंकाई तमिल विद्रोही समूहों के भारत में शरण लेने के बाद द्विपक्षीय संबंधों में खटास आ गई थी। कोलंबो ने दिल्ली पर चरमपंथियों को हथियार और ट्रेनिंग देने का आरोप भी लगाया था। ये वो थे जो श्रीलंका में तमिलों के लिए एक अलग जमीन की मांग कर रहे थे। मई 2009 में विद्रोहियों की हार के साथ ही गृह युद्ध भी समाप्त हो गया, लेकिन इस पूरे युद्ध के दौरान भारत श्रीलंका की सरकार के साथ खड़ा रहा। हालांकि 1987 के भारत श्रीलंका शांति समझौतों को पूरी तरह से लागू करना बाकी है, जिसमें सभी प्रांतों में तमिल अल्पसंख्यकों को अधिकार देने का वादा किया गया था, उन राज्यों में भी जहां तमिल बहुसंख्यक हैं। हालांकि मौजूदा समय में दोनों देशों ने राजनीतिक चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है। श्रीलंका के मुसलमानों को क्यों सता रही भेदभाव और उत्पीड़न की चिंता। इसके अलावा जब भी समस्या आई है, श्रीलंका के अल्पसंख्यक तमिल और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमेशा भारत की ओर देखा है। पिछली बातों से इतर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के लोग भी अब बड़ी संख्या में भारत की ओर मदद के लिए देख रहे हैं। आईटी प्रोफेशनल मोहम्मद सोफियान कहते हैं, द लंकन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अभी भी कुछ मात्रा में ही सही पर आपूर्ति तो कर पा रहा है, जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं। हालांकि मौजूदा आर्थिक संकट ने दोनों देशों के दूसरे राजनीतिक मुद्दों को पीछे छोड़ दिया है। श्रीलंका में भी भारत विरोधी चीन समर्थक वाली आम लोगों की सोच में बदलाव दिखा है और ये जरूरी सामानों की लगातार आपूर्ति के चलते संभव हुआ है। कोलंबो के सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव की सीनियर रिसर्चर भवानी फोनसेका बताती हैं, 15 साल पहले भारत ने चीन के हाथों जो गंवा दिया था उसे वापस पाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। यानी 2005 में महिंदा राजपक्षे के बाद श्रीलंका का अल्पसंख्यक समुदाय पहले से ही समान अधिकारों की अपनी मांग को लेकर भारत को मददगार के तौर पर देखता आया है। सिंहली बहुसंख्यक तबके की
मिश्रित राय है। कुछ लोगों की चिंता है कि भारत हमारे आंतरिक मामलों में दखल देगा, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ सप्ताह ने इसे पूरी तरह बदल दिया है। देखिए, यह लेख थोड़ा लंबा हो गया है, बस मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बताना चाहता था, इसलिए अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। 67वीं बीपीएससी मेंस में हो सके या पूछा जाएगा, इसमें से कुछ बातें आपको याद रह गई तो आपके लेखनी में काम आएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।